जवाद अहमद हूँ और हम अपनी अकाउंटिंग की नेक्स्ट क्लास के अंदर मौजूद हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या होते हैं और प्रोविजन और डाउटफुल डेट क्या है। इन दोनों का डिफरेंट अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। चले आए अपनी क्लास का हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं बैड डेट क्या होते हैं। बैड डेट्स कहते हैं उन डेटर्स को, आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें कंपनी ने अपनी गुड्स या सर्विसेज सेल की हुई होती हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर, और उनसे पैसे रिसीवेबल होते हैं, आने वाले होते हैं। तो हमारे डेटर्स में से कुछ डेटर्स ऐसे बुरे निकलते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल हमें पता नहीं होता कि ये कैसे अच्छे हैं या बुरे लोग हैं। तो जब हम उनसे पैसे मांगते हैं तो या तो वो पैसे देने से इनकार कर देते हैं या फिर हमारे पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो वो लोग, वो डेटर्स जो कि हमारे सेल्स जो हमने उन्हें क्रेडिट बेसिस पे की हैं उनके पैसे अदा करने से इनकार कर देते हैं, उन लोगों को बैड डेट्स कहते हैं। दोज डेटर्स that does not pay against sales made to them on credit basis due to any reason। कोई भी रीजन, कोई भी वजूहत ऐसी बनती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि जी ये हमारे डेटर्स हमें पेमेंट देने से इनकार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई डेटर एट द टाइम ऑफ सेल जब आपने उसको सेल की तब तो वो बंदा सही था, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उसने पेमेंट देनी थी तो वो बंदा बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट कहते हैं ऐसा बंदा जिसकी लाइबिलिटीज, जो उसने लोगों के पैसे देने हैं, वो बढ़ गए हैं और उसकी इनकम कम हो गई है। अब उसे इन लोगों के पैसे देने के लिए अपने एसेट्स को सेल करना पड़ता है। ऐसे बंदे को कहते हैं बैंकरप्ट हो गया। तो वो डेटर्स जो कि हमने उनको चीज़ें उधार पर बेची और वो उन चीज़ों के बदले में हमें पैसे नहीं दे सके या हमारे पैसे या हमारी चीज़ें लेकर भाग गए, ऐसे कन्फर्म लोगों को बैड डेट कहते हैं। क्या मैंने बोला? कन्फर्म हो गया आपको कि एक बंदे ने पैसे नहीं देने, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? बैड डेट कहलाते हैं। ये बैड डेट हमारे बिजनेस के लिए एक क्या होता है? एक्सपेंस होता है। इट्स एन एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस। दूसरी बात करते हैं हम। दूसरा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पहले लफ्जी मतलब समझ लेते हैं। प्रोविजन कहते हैं अंदाजा, एक एस्टीमेट है। डाउटफुल डेट मशकूक सा है, सस्पिशियस कंडीशन है। शक वाले हालात हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप एक अंदाजा लगाते हो अपने तमाम डेटर्स को सामने रख के कि इनमें से कितने लोग गुड हैं जो हमारे पैसे हमें दे देंगे, और इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो सस्पिशियस हैं
उन पे हमें शक है कि यार हो सकता है ये हमारे ना पैसे लेकर भाग जाएं, क्योंकि इनकी पुरानी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो कोई अच्छी नहीं है, कि अगर हमने फर्स्ट टाइम सेल किया है तो मार्केट के अंदर इनकी जो रेपुटेशन है वो लोगों के नज़र में अच्छी नहीं है, कि दूसरे लोगों के पैसे मान लेते हैं, हो सकता है हमारे पैसे ही मान लें। तो फिर अकाउंटेंट ने कहा कि मिसाल है आपने 2001 के अंदर इन्हें सेल की और कहा हाँ 2002 में ना अगले साल पेमेंट दे देना। तो हो सकता है 2002 के अंदर जब पेमेंट हम इनसे मांगने जाएं तो ये कहेंगे नहीं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है देने के लिए। तो उस टाइम जो बिजनेस को इतना बड़ा आप झटका लगाएं, पहले 2001 के अंदर अपने शेयर होल्डर्स को शो करवाए जाएं कि हाँ जी सेल हुई है जी, इतनी हमने इनकम कमा ली है, और 2002 में जाके उसी सेल को आप क्या कर रहे हो, एज ए एक्सपेंस के तौर पे बुक कर रहे हो कि नहीं जी जो हमने सेल की थी वो गलत बंदे को कर दी, वो तो हमारे पैसे नहीं दे रहा। तो अकाउंटेंट ने सर जोड़ा और कहा कि 2002 में इतना बड़ा लॉस शो करवाने के बजाय बेहतर ये है कि 2001 के अंदर ही एक एस्टिमेट कर लो, अंदाजा लगा लो कि कितने हमारे ऐसे डेटर्स हैं जिनसे अब हमें पैसे नहीं आने, मनी नॉट रिसीवेबल, अब उनसे पैसे नहीं आएंगे। उसका आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, उसमें आप एक परसेंटेज सेट कर लें अपने पास्ट ईयर को देखकर, पास्ट ईयर ट्रांजैक्शंस के लिहाज से आप एक परसेंटेज रख लें कि हाँ जी इतने परसेंट लोग जो है मुझे शक है कि हमारे पैसे लेकर भाग सकते हैं, मिसाल है 10% रख लें। अब 2001 के अंदर जितनी सेल हुई है कि उनसे डेटर्स को, इन सस्पिशियस डेटर्स को, उन सेल्स का 10% आप 2001 के अंदर ही एक्सपेंस बुक कर लो कि इनमें से 10% पे हमें शक है कि ये पैसे अब हमें नहीं आएंगे। फिर 2002 में जाकर आप इन एक्चुअल पोजीशन देखो, अगर आपके पैसे आ जाते हैं तो इस एंट्री को आप, जो आपने शक की एंट्री की थी, इसको रिवर्स कर देना, और अगर फॉर एग्जांपल पैसे नहीं आए होंगे तो आप एक्सपेंस पूरा का पूरा बैड डेट में ट्रांसफर कर देना। तो बात का लुबे-लुभाव क्या हो गया, फॉर एग्जांपल सेल टू मिस्टर ए एंड बी, ए एंड बी को हमने सेल की 1 लाख रुपए की 2001 में, और इनसे एग्री हुआ था कि ये सेल के बदले में जो हमारे पैसे हैं विल बी रिसीव इन 2002। इनसे एग्री ये हुआ था कि 2002 के अंदर ये जो चीज़ें 2001 में हमसे ले रहे हैं उसके हमें पैसे दे देंगे। लेकिन 2001 ही के अंदर हमें मार्केट से रूमर्स वगैरह मिली कि ये जिन ए और बी को आप लोगों ने सेल की है ना, ये तो मार्केट में हर बंदे के साथ दाव लगाते हैं और उसके पैसे देते हुए उसे तंग करते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ अमाउंट खा जाते हैं और बहुत कम अमाउंट इनसे रिसीव होती है। तो हमने फिर इस 1 लाख की सेल की जब एंट्री की थी सिस्टम में, मैं भी अभी आपको मैंने एंट्रीज तो नहीं समझाई हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको लिख रहा हूँ इधर कि डेबिट डेबिट सेल क्रेडिट की आपने एंट्री की है। इसके साथ ही आप, जो आपको शक हुआ है कि ये आपके पैसे नहीं देंगे, वो आपने एक खास सर्टेन परसेंटेज आपको लग रहा है कि यार 90% तो पैसे दे ही देंगे, हो सकता है 10% मान लें, तो उस 10% की आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है सिस्टम में। आज ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो एक अंदाजे के नाम से कि हो सकता है कि ये हमारे पैसे लेकर भाग जाएं। इसकी एंट्री करने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। यानी आज ही आप अपना एक्सपेंस बना लें
कि हो सकता है कल को ये हमें नुकसान हो। इससे क्या फायदा होगा, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस होगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो 2001 के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट या अनरियलाइज प्रॉफिट एक बड़ी फिगर को शो नहीं करेगी, बल्कि एक नॉर्मल फिगर को शो करेगी, जो हम एस्टिमेट कर रहे होंगे कि हाँ इतने तो आ ही जाएंगे हमें, यानी 90%। और 2002 के अंदर जब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी ये लोग हमारे पैसे लेकर भाग गए हैं, तो इस प्रोविजन को हम शिफ्ट कर देंगे, प्रोविजन विल बी शिफ्टेड टू बैड डेट्स। तो हमारी बात का कंक्लूजन क्या हुआ, अपने शेयर होल्डर्स को एक गलत अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाने के बजाय उसको ट्रू प्रॉफिट रिजेंबल करें, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको सेल के बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे अपने डेटर से। मिसाल है, आपको उम्मीद है कि 10% पैसे हमारे मारे जाएंगे, विल बी डेड, और उम्मीद है कि 90% रिसीव हो जाएंगे, विल बी रिसीव। तो आप जब प्रोविजन की एंट्री कर लेते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो प्रॉफिट नजर आता है वो भी 90% की अगेंस्ट नजर आ रहा होता है, यानी उस रियलाइजेबल अमाउंट के अगेंस्ट नजर आ रहा होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में मिल जाएगा, ऐसा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए। क्या आप फ्यूचर के नुकसान के लिए आज से तैयार हो रहे हो और अपना प्रॉफिट ये 10% अलग कर रहे हो कि ये हमें शक है कि हम नहीं कमा सकेंगे। तो इस 10% की जब आप प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेंगे, तो इस प्रोविजन रिकॉर्ड करने की वजह से ये हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारी एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर के अंदर से खुद ही माइनस हो जाएगा। हाँ, इन केस फ्यूचर में हमारा डेटर जो था, जिससे हमने रखा हुआ था कि यार ये हमारे पैसे लेकर 10% भाग जाएगा, वो कल को हो सकता है आपको पैसे दे दे, मे बी रिसीव इन फ्यूचर, तो नो इशू। फिर जो आपने बैडेड के अंदर उसको डाला हुआ है, उस बैडेड से उसको निकाल के आप शिफ्ट कर दो टू बैडेड रिकवरी अकाउंट, जिसकी एंट्री अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं इधर लिख रहा हूँ कैश डेबिट और बैडेड रिकवरी इनकम क्रेडिट, ये आप एंट्री कर लोगे अपनी बुक्स। तो बस कंक्लूजन ये है कि बैडेड वो कंफर्म लोग हैं, वो कंफर्म केसेस हैं, केसेस एट year end that will not pay their dues। ये वो कंफर्म लोग हैं जो अपने पैसे नहीं देंगे, और ये जो प्रोविजन है, प्रोविजन सिर्फ एक अंदाजा है, एन एस्टिमेट ओनली। ये सिर्फ एक अंदाजा है कि हो सकता है ये लोग हमारे पैसे लेकर भाग जाएं, और हो सकता है ना भागें। सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को ट्रू प्रॉफिट दिखाने के लिए हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे डेटर से हमें मिल जाएगा, सिर्फ उतना ही प्रॉफिट के अंदर फिगर दिखा रहे हैं।
यही 90% की फिगर प्रॉफिट में दिखा रहे हैं, इस 10% को हम अपने प्रॉफिट के अंदर दिखा ही नहीं रहे, बल्कि एज अ एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये हमारे वो फिगर है जो हमें रिसीव नहीं होगी, ताकि हमारे डेटर्स या हमारे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें एक ट्रू पिक्चर नजर आए बिजनेस की कि हाँ जी फ्यूचर में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। So by using prudence concept, we are separating provision for doubtful debt from those debtors from which we are expecting that we will not be receive their money at the end of the year. So the concept has been fully explained. So let's meet in next class. Thank you for your time.